आज की चैनल के कार्यक्रम चुनाव चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मैं सुधीर तोमर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जिस चुनाव के जिस मुद्दे पर लेकर आपके सामने हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो मुद्दा है विभिन्न पार्टियों का अजमेर की 8 विधानसभाओं में विद्रोह। विद्रोह से मेरा मतलब है कि जिनको टिकट नहीं मिली और निर्दलीय खड़े हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे चुनाव चर्चा करते समय हमें भी ये महसूस हो रहा है कि विद्रोह के स्वर इतने बुलंद हैं कि कभी कभी तो ये लगने लगा है कि ये ओरिजिनल अधिकृत जो उम्मीदवार हैं पार्टियों के ये जीतेंगे या ये सारे निर्दलीय ही जीत के मैदान में आ जाएंगे। तो ये एक अजीब सी स्थिति है। तोमर साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं अजमेर के अंदर जो 8 विधानसभा के ऊपर अगर एक सिनेरियो देख रहे हैं आप, जिसके अंदर आपको लग रहा है कि ब्यावर से भी विद्रोही खड़े हो रहे हैं, मसूदा से भी विद्रोही खड़े हो रहे हैं, पुष्कर से भी विद्रोही, पार्टियों के ही अधिकृत जो कल तक लड़ रहे थे वो पार्टियों से निकल कर बाहर आ रहे हैं और निर्दलीय रूप में, कैसे ले रहे हैं आप? मैं इसे पहली बार चेतना के जागृत होने का अजमेर के चुनावी प्रदर्शन में जनता को इसके लिए साधुवाद देता हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि सन 56 से जब से चुनाव होना आरंभ हुए आम तौर पर 2 ही पार्टियां यहाँ चुनाव लड़ती आई हैं और मूलतः एक जीतती रही, एक हारती रही या कभी एक दूसरी अदल बदल होती रही है जी। लेकिन जो भी जीत रहा था वो किसी एक दल विशेष का प्रत्याशी बनकर जीत रहा था। पहली बार ऐसा लगता है कि अजमेर के लोगों के अंदर चुनावी चेतना के साथ साथ अपने शहर के विकास के प्रति समर्पण की चेतना भी जागृत हुई है और उसका हवाला देते हुए लोग आज मैदान में हैं और निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। जैसे मैं कहता हूँ आप बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं, मैं भी इसे प्रजातंत्र का एक सबसे मजबूत पाया मानता हूँ कि आदमी अपनी बात कहने के लिए मैदान में उतरे, जनता के बीच जाए और जनता से फैसला करवाए कि आप पार्टी ने जो फैसला किया वो पार्टियों का फैसला है, उनके पीछे क्या क्या कारण रहे कि वासुदेव देवनानी जी को टिकट क्यों दिया गया, उसके अपने पीछे कारण थे। आपने विकास चौधरी को कांग्रेस में ले लिया, उसके अपने कारण थे। आप और जगह पर भी जैसे ब्यावर के अंदर इंद्र सिंह बागावास और महेंद्र सिंह जी कूद गए मैदान के अंदर, ये सारे जो हो रहे हैं बिल्कुल अपने उसके पीछे अलग अलग कारण है। एक कारण जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि पार्टियों का उचित व्यक्ति को टिकट नहीं देना। क्या मानते हैं आप? मैं ऐसा नहीं समझता। मैं समझता हूं कि उचित व्यक्ति का चयन करना ये अधिकार उस व्यक्ति को है जो उस जगह के उचित अनुचित का भान हो। पार्टियों के मुख्यालयों पर जब टिकट तय किए जाते हैं तो यकीनन अक्सर जो ग्राउंड रियलिटी है उसे दरकिनार करके मूल रूप से लॉबिंग को और ये देख करके कि किसने कितना प्रयास किया या किसकी कौन लॉबी कर रहा है उसको देख करके टिकट दिए जा रहे हैं। और यही कारण है कि पहली बार जनता में से उठ करके अपने नुमाइंदे बाहर आ रहे हैं। चाहे इंदर सिंह बागावास जी की बात हो, चाहे महेंद्र सिंह जी की बात हो, ये यकीनन लोग थे जो दावेदार थे, जो जमीन से जुड़े थे जी। शंकर सिंह जी निश्चित रूप से जुड़े थे लेकिन वो कई बार एमएलए रह चुके हैं। और ये मानकर चलिए सोशल मीडिया के आज के इस युग में लोगों को पता है कैसे लॉबिंग हो रही है, किस तरह से किसका टिकट कटवाया जा रहा है, किसका लगवाया जा रहा है, ग्राउंड पर कितना विरोध है, उसके बावजूद टिकट लाने में कौन सफल हो जाता है। तो जनता की नब्ज को न पहचानते हुए जब इस तरह के निर्णय पार्टियों, राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा लिए जा रहे हैं तभी आज ये आवाजें उठ रही हैं। पुराने ज़माने में 10, 20, 25 साल पहले ये सोशल मीडिया नहीं था, ये चुनावी चैनल इतना प्रचार नहीं करते थे, लोगों को पता नहीं होता था कि किस तरह लॉबिंग हुई, दिल्ली से किस तरह से टिकट आया और उसे वो आकाशवाणी समझ करके स्वीकार कर लेती थी आम जनता। अब ऐसा नहीं है। अब सबको मालूम है कौन किस तरह की जुगत भिड़ा रहा है, कौन किस तरह से कोशिशें, प्रयास अनुचित उचित इसको हटा दिया गया बीच से करता जा रहा है और टिकट ले आता है। अगर टिकट आम जनता की भावना के अनुरूप नहीं होगा, लोगों में विद्रोह स्वाभाविक है और अगर लोगों में विद्रोह होगा तो यकीन मानिए ये तय है कि शहर का विकास सुनिश्चित होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक बात जो इस बार देखने को मिली, दोनों ही पार्टियों में मिली सुधीर जी, कमाल की बात यह थी कि बाकायदा विभिन्न स्तरों पर जानकारियां एकत्रित की गई, सर्वे किए गए, सर्वे रिपोर्ट्स आई, ग्राउंड लेवल पर जाकर जाने कितनी कितनी कमेटियां आई और सब कमेटियों ने अपने, जब भी कमेटी का कोई बंदा आता था
एक मेला लगता था, सारे दावेदार उनकी तरफ जाते थे। दोनों पार्टियों की स्थिति एक जैसी थी। और फिर सर्वे रिपोर्ट तैयार होते थे, अपना अपना बायोडेटा दिया जाता था। एक एक आदमी ने 50-50 बायोडेटा दे दिए, लेकिन वो जो सर्वे रिपोर्ट्स थी वो जाने कहाँ चली गई। सर्वे रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, ग्राउंड लेवल पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और हुआ जब फैसला तो वही हुआ, रिपीट। भाजपा ने वही की वही अपने जो जीते हुए लोग थे उनको टिकट देना शुरू कर दिया, कांग्रेस ने भी टिकट देना उन्हीं लोगों को। मतलब कोई कोशिश ही नहीं की कि कौन दागदार है कौन बेदाग है, सारा का सारा वो होता रहा। और उसी का नतीजा हुआ कि पहली लिस्ट बीजेपी की आई और बीजेपी की पहली लिस्ट ने विद्रोह का झंडा काट दिया। और विद्रोह इस लेवल पर हुआ कि मतलब टायर जला रहे हैं, पुतले जला रहे हैं, और मतलब क्या क्या नहीं हो रहा है। आप एक बात देखिए, पहली बार राजस्थान में जिन टिकटों का विद्रोह हो रहा है वहां व्यक्ति विशेष के समर्थन में नहीं हो रहा है। यदा कदा ऐसी परिस्थितियां हैं, जैसे विकास चौधरी को लेकर के भाजपा में किशनगढ़ के अंदर व्यक्ति विशेष के टिकट को लेकर के विद्रोह हुआ, या राजपाल सिंह शेखावत जी ने स्वयं के प्रयासों से झोटवाड़ा में यह प्रयास किया कि भाई मैं विद्रोह कर रहा हूं, मैं योग्य हूं। लेकिन मूलतः आज अगर आप देखते हैं तो विभिन्न सीटों पर जो विद्रोह हो रहा है वो विद्रोह जनता कर रही है। जी। और जनता फिर उसमें से, उस विद्रोह में से एक नायक चुनती है, और वो नायक एक्चुअली जनता को सही रूप में समर्थन भी प्राप्त है और उसको वो रिप्रेजेंट भी करता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। एक और बात मुझे यहां कहनी है, और वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सभी दर्शकों से चाहता हूं कि वो इस विषय पर विचार करें, सोचें। जब एक संस्था को हम अपने मोहल्ले के विकास के लिए रजिस्टर्ड कराते हैं तो उसका एक संविधान होता है, और उस संविधान में लिखा होता है कोई भी अध्यक्ष लगातार 2 कार्यकाल के पश्चात अध्यक्ष नहीं रहेगा। खेल संघ जितने भी हैं भारत के, उन सबके संविधान है और उसमें लिखा हुआ है कि एक आदमी लगातार कितने वर्ष तक अध्यक्ष रह सकता है किसी खेल संघ का, अथवा सचिव रह सकता है। इन छोटी छोटी संस्थाओं पे जो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगी उन संघों का या क्षेत्रों का, वहां एक समय सीमा है। लेकिन एमएलए जो हमारे पूरे जिले को, हमारे विधानसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, उनके लिए ना कोई आयु सीमा है ना कोई कार्यकालों की सीमा है। कब तक ऊब नहीं जाएंगे? जो बच्चा उस दिन पैदा हुआ था जिस दिन देवनानी जी को टिकट मिल रहा था, आज उसे चुनाव में वोट देते हुए दूसरा अवसर आ गया है। तो क्या एक ही व्यक्ति? अच्छा, फिर भी लोग पागल हो जाते हैं। अगर नेता ने उस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया हो, उसके लिए खुद खड़े होते हैं, उसके टिकट का विद्रोह का तो सवाल ही नहीं। लेकिन मूल बात यह है कि हम नेताओं का समर्थन करें अथवा विरोध, वो इस आधार पे होना चाहिए कि क्षेत्र के विकास के लिए उनका समर्पण, उनका योगदान, उनकी उपलब्धियां क्या रही। बहुत सही बात है तोमर साहब, और इस बात को मैं तस्दीक कर रहा हूं आपकी। और इसकी बात को आगे बढ़ाते हुए अगर कहूं तो अजमेर का, अगर अपन जैसे उत्तर का ही एक देखें कि खिचड़ी का एक चावल देखते हैं, तो अजमेर उत्तर पर ही बात कर लें। अजमेर उत्तर की जब बात चलती है तो देवनानी जी पिछले 20 साल से एक ही पद पर विधायक बने हैं, हर बार टिकट मिलती है। पिछली बार उन्होंने कहा कि ये मेरी आखिरी चुनाव है, मुझे साथ दो, लोगों ने साथ दिया, फिर जीत गए। इस बार उन्होंने कहा मैं फिर खड़ा हो रहा हूँ, फिर खड़े हुए। उनके समाज ने, सिंधी समाज ने भी उनका विरोध किया, और सिंधी समाज के बहुत सारे अच्छे चेहरे, कमल प्रकाश और दूसरे बेहतरीन जो चेहरे थे वो आए सामने, लेकिन उनको अवसर नहीं दिया गया और एक कोटा विशेष से वो लोग आ गए। अब उसमें जो आपकी बात जो थी, जिसकी मैं तस्दीक कर रहा हूँ, वो ये कि जनता में ये विद्रोह था, एक लावा अंदर ही अंदर उबल रहा था। वो लावा निकला ज्ञान सारस्वत के रूप में। ज्ञान सारस्वत जी ने बिल्कुल, जब ये महसूस हुआ कि, और ज्ञान सारस्वत खुद कभी भी विधायक बनने की न तो कभी कल्पना करते थे, ना वो अपनी हैसियत समझते थे, लेकिन जनता ने उनको ये कह दिया कि अब आप आपको ही जिताएंगे, अब तो हम आपको ही जिताएंगे। और आप देख रहे हैं उनको कि ज्ञान सारस्वत ने पहले इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद में जनता के कहने से और वो मैदान में उतर गए। और आज स्थिति ये है, उनके आ जाने से पूरा अजमेर उत्तर क्षेत्र जो है वो एक तरीके से मोबिलाइज हो रहा है। अभी तक तो कांग्रेस की कोई टिकट ही नहीं आई है। उसके पहले 2 वर्गों में ऐसा लग रहा है कि जैसे भाजपा वर्सेस भाजपा का चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस का तो अभी आया ही नहीं है, उसका तो एक अलग होगा, उसके भी हो सकता है अगेंस्ट में भी कोई और दूसरे चेहरे मैदान में निर्दलीय खड़े हो जाएं, विद्रोही हो जाएं। लेकिन भाजपा के विद्रोह में जो आया है ज्ञान जी, एक बहुत सशक्त वो है, क्योंकि वो 3 बार से पार्षद है, और पार्षद होना, कभी इधर से आपने टिकट दे दी तो वो उनको मजबूर कर देते हैं कि उस वार्ड से लड़िए, कभी उस वार्ड से लड़िए, और वो आते हैं। और आप ताजुब करेंगे कि वो पूरे राजस्थान में सर्वाधिक मतों से जीतते हैं, 90% वोट उनको मिलता है।
और उसकी जो महक है, खुशबू है, वो चारों तरफ फैलती है। ज्ञान अनन्य चरित्रवान व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति जब उठते हैं और इन्हीं को अगर ये भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट दे देती तो एक तरफा जीत थी इनकी। कोई क्या सोचते हैं आप? नहीं, यकीनन बात यह समझने की है कि देवनानी जी अपने विधायक के कार्यकाल के 4 दौर में कितने सफल रहे। पिछले 3 दौर तो उनके सफल इसलिए मान लिए जाएंगे कि उनके खिलाफ पार्टी में, कार्यकर्ताओं में कभी कोई विद्रोह का स्वर नहीं उभरा। लेकिन इस बार के कार्यकाल में कुछ तो वजह रही होगी ना देवनानी जी, बिल्कुल, कि लोग आपके विरुद्ध, आप ही के लोग खड़े होने लगे। तो मैं ये नहीं मानता कि कोई खड़ा नहीं होगा हमारे विरोध में, लेकिन मैं विफलता इस बात को समझता हूं कि आपको उन्हें समय रहते संभालना चाहिए था जी। विद्रोह हुआ तो अशांति थी, आक्रोश था। आक्रोश निश्चित रूप से कुछ मुद्दों को लेकर हुआ होगा, और अगर आपने समय रहते उन मुद्दों को संभाला होता या अब भी संभाल लेंगे तो यकीनन विद्रोह को संभाला। तो विद्रोह हमेशा होते रहे हैं और संभाले जाते रहे हैं। जब हम नहीं संभाल पाते तब परिस्थितियां हमारे हाथों से निकलती हैं। ना तो अभी वक्त निकला है, ना परिस्थितियां अभी भी संभाल सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आक्रोशित जनता अगर किसी फकीर को अपना नुमाइंदा चुनना तय करती है तो फिर यह कहा जा सकता है कि कुर्सी छोड़ो कि जनता आती है, जनता आती है। जयप्रकाश नारायण के टाइम में यही हुआ था कि पूरी सत्ता का परिवर्तन हो गया था पूरे देश के अंदर। एक हवा सी चली थी और कहा गया था जनता रिजीम, जनता हवा, जनता की हवा आ गई, जनता खुद आगे बढ़ रही है अपना सिंहासन लेने के लिए। तो ये होता है। पुष्कर की बात की जाए तो पुष्कर में भी ये विद्रोह चल रहा है। अब आप ये देखिए कि उधर तो सुरेश रावत है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इधर नसीम अख्तर है कांग्रेस की तरफ से। नसीम अख्तर के खिलाफ, मतलब कमाल की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में शक्तिशाली है, वो अगर उसको टिकट मिल जाती, अपने डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती को अगर टिकट मिल जाती तो निश्चित रूप से बहुत तगड़ा मुकाबले में वो आते। आज वो खुद बागी होकर खड़े हो गए। उनका बागी होकर खड़े होना क्या उस संकेत दे रहा है? उनका बागी होकर खड़े होना एक, जब आडवाणी जी आखिरी दौर में थे अपनी राजनीतिक जीवन के, तब ये कहा जाता था ओल्ड मैन इज इन हरी, और ऐसा महसूस होता है कि बाहिती जी इज इन हरी, तो ओल्ड मैन इज इन हरी। बाहिती जी ने पूरा जीवन कांग्रेस की सेवा करते हुए गुजारा। कांग्रेस ने उन्हें अवसर दिए 3 बार, 1 बार वो जीते और 2 बार परास्त हुए। उसके अलावा यूआईटी का चेयरमैन बनाया। एक पार्टी से एक व्यक्ति, इससे ज्यादा और चाहता भी क्या है? क्या पूरा शहर नहीं है, कार्यकर्ता और नहीं है? क्यों बुढ़ापे के इस दौर में उन्होंने ये कदम उठाया, वो भी उस पार्टी के साथ जिसे वो पूरे जीवन अपनी मां समान समझते रहे जी। अगर उठाया है तो क्या ज्ञान सारस्वत की तरह उन्होंने पार्टी के समस्त पदों से या पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया? और अगर नहीं दिया है तो योजना कुछ और तो नहीं, कहीं कोई और पद प्राप्ति मनाकर बैठाले जाने के बदले में अगर सरकार आ जाए तो कुछ और पद प्राप्ति की उत्कंठा तो नहीं है? ये भी एक पॉइंट हो सकता है। देखिए 2 चीजें हैं इसमें। मैं तोमर साहब, आपकी जब बात चली गई और आपने इतना खोलकर बोल दिया है तो इसकी 2 बात हो सकती है कि अजमेर अभी उत्तर से टिकट नहीं मिला है, तो हो सकता है कि वो पहले दबाव बना रहे हो, और हो सकता है कि उनके आका का अनुमति हो कि तुम एक दबाव बनाओ, फिर इधर अगर दोनों में रिफ्ट चलेगी, महेंद्र सिंह रड़ावता में और धर्मेंद्र राठौड़ में, और जब ज़्यादा रिफ्ट होगी तो एक तीसरा नाम मांगा जाएगा, क्या ये दोनों लड़ रहे हैं, चलो हटाओ दोनों को, तीसरे को दो, और उस समय ये फिट हो जाएंगे। एक तो ये भी हो सकती है। दूसरी स्थिति जो आप बता रहे हैं कि भाई चुनाव अगर आपकी गवर्नमेंट बन जाती है, मैं बैठ तो जाऊँगा, और बैठना तो पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये भले ही आज ना बैठे, लेकिन ये बात तय है कि इनको बैठाया जाएगा और अशोक गहलोत पर ये प्रेशर डाला जाएगा कि आपके खास व्यक्ति हैं, आपका खास नुमाइंदा माना जाता है, और ये माना जाता है कि आप ही के बलबूते पर इन्होंने पूरी 20 साल 25 साल तक राजनीति की, तो ऐसे वक्त के अंदर आपने बैठाया। हो सकता है वो कहेंगे बैठ जाएंगे, ये भी हो सकता है जो आपकी बात हो। लेकिन होगा ऐसा, अगर धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को उत्तर से टिकट दे दिया गया तब बाहिती जी को बैठाल दिया जाएगा, और अगर धर्मेंद्र सिंह राठौड़ की जगह रलावता साहब को टिकट मिला तो बाहिती जी को बैठालने का इशारा नहीं किया जाएगा। हाँ, ये भी हो सकता है। ये राजनीति तो है कि वो फिर से निपटा दो, क्योंकि वो उधर नसीम अख्तर को माना जाता है कि वो सचिन की वो है। अब देखिए ऊपर आप कितने एक दूसरे के गले में हाथ डालकर चल रहे हैं, लेकिन नीचे आपने जो खाइयां अपने कार्यकर्ताओं में वो दी हैं
वो खाइयां अभी तक पार्टी नहीं गई हैं। आज भी ये सचिन का आदमी, ये सचिन का, विजय जैन सचिन का है, ये यहाँ पर ये जो है ये उसके हैं, ये उसके, बिल्कुल सीधा सीधा सा वाइफर्केशन हो चुका है। तो हो सकता है ये हो जाए। इधर आप किशनगढ़ आ जाइए। अब किशनगढ़ की राजनीति तो निर्दलियों पर टिकी हुई है। आप जो निर्दलीय है, ज्ञान सारस्वत अजमेर में खड़े होकर जो हवा बनाना चाहते हैं, वो हवा तो कोई नई हवा नहीं है। ये उदाहरण तो पहले किशनगढ़ के अंदर सुरेश टाक पहले से ही प्रस्तुत कर चुके हैं, और वो निर्दलीय चुनाव जीतकर और बाकायदा ये बता चुके हैं दोनों पार्टियां मेरे कहीं नहीं हटती। और आज भी स्थिति ये है कि उन्होंने दोनों पार्टियां टिकट देने के लिए तैयार हैं, और वो दोनों पार्टियों से टिकट नहीं ले रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे जो मतदाता हैं वो मेरे मतदाता खास किस्म के हैं, जो पार्टियों के विचारधारा या विचार से विश्वास नहीं रखते। और यही वजह हुई कि वो आज भी वहाँ से खड़े। किशनगढ़ की राजनीति पर बात करें तो फिर बात आता है विकास चौधरी का। वो आप कह रहे हैं कि यार वो जो बुजुर्ग होता है वो बहुत जल्दी में होता है, मुझे तो लग रहा है कि जवान भी जल्दी में होते हैं। ये जो नहीं, इसमें एक बात है कि विकास चौधरी का दुर्भाग्य सिर्फ ये है कि किशनगढ़ की सीट की घोषणा पहली लिस्ट में हुई भाजपा की। हाँ। और अगर कहीं दूसरी लिस्ट में होती तो भाजपा निश्चित रूप से विकास चौधरी को ही टिकट देती। क्या आप ऐसा नहीं समझते? है ना? तो उसका दुर्भाग्य यह है कि भाजपा ने अपनी पहली सूची में किशनगढ़ को शामिल करा, और जिस तरह से कई ऐसे लोग जिन्हें एक नेता विशेष का समर्थित माना जाता है, उनके नाम पहली लिस्ट में साफ हुए, उसी का शिकार विकास चौधरी भी हो गया। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, किशनगढ़ के साथ एक खास बात और है। किशनगढ़ की मिट्टी बागी नहीं है, लेकिन किशनगढ़ के जितने भी नेता हैं ये सारे बागी तेवर रखते हैं। सुरेश टाक को देखिए, विकास चौधरी को देखिए, भागीरथ चौधरी को देखिए, नाथूराम सिनोदिया को देखिए, जितनों के भी नाम हम ले रहे हैं, इन सब ने अपने अपने दलों को छोड़ा है और बागी होकर के चुनाव लड़े हैं। बिल्कुल। तो ये समस्त बागियों की कथा बन गई है। तो एक बात तो बताइए, इनमें से किशनगढ़ का कौन है? कोई कांग्रेस का, कोई निर्दलीय, कोई भाजपा का। अरे किसी ने किशनगढ़ के विकास के लिए समर्थन दिया, किसी ने किशनगढ़ के विकास के लिए प्रयास किए। किशनगढ़ का समर्थित कौन है? सवाल यही आता है। तो लेकिन वो समझता मजेदार बात ये हुई, आप जिस किशनगढ़ के विकास की बात कर रहे हैं, मैं एक मजाक के अंदर बात कर रहा हूँ कि किशनगढ़ का विकास तो विकास चौधरी है, क्योंकि किशनगढ़ का वही पहले भारतीय जनता पार्टी का विकास चौधरी था, वही अब कांग्रेस का विकास चौधरी हो गया। तो मतलब मुझे लग रहा है किशनगढ़ का विकास तो विकास चौधरी ही है। और अब वो विकास चौधरी की जो स्थितियाँ अभी बनी हुई हैं, जब तक कांग्रेस से उनको टिकट नहीं मिल जाता तो वो तो माया गई, क्या वो माया मिली न राम वाला मामला हो जाएगा। छब्बे जी बनने गए थे, दुब्बे जी बनकर लौट आए, बड़ी बुरी स्थिति होने वाली है। तो वहाँ भी स्थिति यह है कि अभी बहुत साफ नहीं है, अभी कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है। एक चीज साफ है, किशनगढ़ में एक चीज साफ है, विकास चौधरी ने भागीरथ जी को टिकट मिलने के पश्चात जो प्रदर्शन करते हुए वीडियो जारी किए थे, उसमें जो अपार जनसमूह था वो सभी भाजपाई थे जी। और उन भाजपाइयों को आज मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि विकास चौधरी अब कांग्रेसी हो गए। तो वो भाजपाई तो खुल करके स्पष्ट रूप से कांग्रेसी नहीं हुए हैं, तो वो तो बैकग्राउंड म्यूजिक में चले गए, जैसा आपने अपने आलेख में कहा। अब बात बची कांग्रेसियों की। जो कांग्रेसी कुल मिलाकर समस्त विकास चौधरी और उसके समर्थकों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, विरोध कर रहे थे, आज उन्हें कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस के नेता हैं विकास चौधरी, मन से कैसे स्वीकार करेगा कोई कांग्रेसी विकास चौधरी को अपना नेता? कैसे विकास चौधरी के समर्थक कांग्रेसी विकास चौधरी का समर्थन अब कर पाएंगे? बड़ी विकट परिस्थिति है। हाँ, लेकिन इस किशनगढ़ की विकट परिस्थिति के अलावा अगर अपन केकड़ी विधानसभा पर चलते हैं तो केकड़ी में मजेदार बात है, वहाँ केकड़ी में कोई निर्दलीय खड़ा नहीं हुआ अभी भी, न तो रघु शर्मा के खिलाफ कोई कांग्रेसी खड़ा हुआ। टिकट दोनों को पहली लिस्ट में इसको मिल गई थी, और वहाँ कोई विद्रोही भाजपाई भी नहीं खड़ा हुआ। लेकिन वहाँ एक अलग किस्म से चल रहा है। अनिल मित्तल है, उन्होंने कहा मैंने तो राजनीति से संन्यास ले लिया है। ये राजनीति से संन्यास लेना इतना आसान नहीं होता, और राजनीति से अगर उन्होंने संन्यास लिया इसका मतलब भी होता है, राजनीतिक मतलब इसका यही होता है कि आपने राजनीति का संन्यास कि भैया मैं अब इसका साथ नहीं दूंगा। मैं राजनीति से संन्यास लेने का सीधा सीधा मतलब ये है जैसे कोई आदमी बड़ी दाढ़ी के साथ ये कहता हो मैंने नाई के यहाँ जाना छोड़ दिया, रेजर घर पे रख लेता है और खुद वहां बनाता रहता है, अब नाई की दुकान पे जाने की जगह घर से बना देगा। तो राजनीति का संन्यास कभी राजनीतिक आदमी संन्यास नहीं लेते और ना लेना चाहिए। मैं चुनावी राजनीति से संन्यास का समर्थक हूं उम्र बढ़ने के साथ। मैं राजनीति जीवन के हर अंग में शामिल है।
हाँ, इसलिए हम कैसे कह सकते हैं कि राजनीति बगैर, इसीलिए तो राजनीति में सन्यासी आ रहे हैं। राजनेता सन्यास में कहीं नहीं जा रहा। कोई हिमालय पर्वत पर जटाएं बढ़ाकर और कोई तपस्या करने नहीं जा रहा। सारी तपस्या यहीं चल रही है और केकड़ी में ये तपस्या अनिल मित्तल जी कर रहे हैं, तो ये तपस्या बहुत फ्रूटफुल होगी इसके लिए, रघु शर्मा के लिए। दूसरा है और राजेंद्र विनायक का। अब आप ताजुब करेंगे, राजेंद्र विनायक का पहले एक बार तो लग रहा था कि वो निर्दलीय खड़े हो जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संस्कार और निष्ठावान जो होते हैं कार्यकर्ता, वो बड़ी मुश्किल से ये फैसला कर पाते हैं, जैसा ब्यावर में हो गया, लेकिन यहाँ नहीं करा। लेकिन अब आप ताजुब करेंगे कि जिस व्यक्ति ने रघु शर्मा से चुनाव हारा कांग्रेस का, वो मंच से कह रहा है कि कितने अच्छे हैं राजेंद्र विनायका, हर आदमी के दुख दर्द में शामिल होते रहे, हर आदमी के घर पर जाते रहे, कि जड़ूला हो, शादी हो, विवाह हो, छोटे छोटे फंक्शन में वो जाते थे, हर आदमी के मरे और खुशी में, गम में और खुशी में दोनों में साथ देते थे। ये रघु शर्मा और सागर शर्मा वो कह रहे हैं। और फिर ये भी कह रहे हैं कि वो जो पार्टी का सगा नहीं हुआ, मेरा क्या सगा होगा। जाहिर है कि आप क्या इशारा करना चाह रहे हैं? आप यही तो इशारा कर रहे हैं कि राजेंद्र विनायका को निपटाने के लिए उन्होंने पूरा सहयोग किया था, इसलिए राजेंद्र विनायक हमारे साथ हैं, और वो मुझे लगता है कि हो ही गए होंगे। अच्छा, ऐसा है कि चुनावी राजनीति जहां तक है, टिकट एक ही को मिलता है, एक दल से, और दावेदार अनेक होते हैं। जितना मजबूत दल होता जाता है उसमें दावेदारों की संख्या बढ़ती जाती है। जब निष्ठा के साथ अगर सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में जुड़े रहने की अपेक्षा के साथ लोग राजनीति में आए तो इसे शुचितापूर्ण राजनीति कहते हैं। ये दौर बीत चुका है। आज के दौर में शुचितापूर्ण राजनीति की बातें बहुत यदा कदाई देखने को मिलती है। मूल बात यह है कि हर आदमी जो एक निश्चित कद को प्राप्त कर चुका है, उसकी अभिलाषा एमएलए का टिकट प्राप्त करना है। और जब टिकट प्राप्त करने की जब दौड़ चलती है तो इस गला काट प्रतियोगिता में कौन किसका समर्थक, कौन किसका विरोधी, ये बातें उतने मायने नहीं रखती, जीत मायने रखती है। तो शत्रुघ्न जी आज टिकट लाए हैं, तो आज की इस बार के रण में शत्रुघ्न जी बीजेपी में आगे रहे हैं। जनता उन्हें चुनती है कि नहीं, ये देखे जाने की बात है। बिल्कुल सही बात है। अगर अपन ब्यावर की बात करें तोमर साहब, तो ब्यावर में भी एक विद्रोह के दो विद्रोही खड़े हुए, और दोनों विद्रोही जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं कहूँगा इंद्र सिंह बाघावास की सबसे पहले, क्योंकि इंद्र सिंह बाघावास वो व्यक्ति है जो शुचितापूर्ण राजनीति का द्योतक माना जाता है, और उसने पिछले विगत 5 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर इस समाज की जो सेवा की, कभी रक्तदान शिविर आयोजित किए, कभी उसने राष्ट्रीय यात्रा निकाली, कभी उन्होंने मतलब बहुत ऐसा काम किया जिससे पब्लिक उनसे जुड़ी हुई थी। दूसरी बात है कि उस व्यक्ति के साथ में मगरा जाति के जो दूसरी कास्ट हैं वो भी जुड़ते थे और उनको नेता मानते थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी का होने की वजह से कभी कभी सांप्रदायिक जो ताकतें हैं वो खिलाफ हो जाती हैं, लेकिन उनके साथ रहीं वो ताकतें, उनके नहीं, आप हमारे भी मान्य हो, उसके भी हो। तो वो एक ऐसा चेहरा था जिसको उम्मीद थी। और सबसे बड़ी बात है कि पैनल में वह नाम था और उसे काट दिया गया। अब वो चुनाव लड़ना चाहते थे या नहीं लड़ना चाहते, लेकिन पब्लिक ने तो लड़वा दिया उन्हें, कहा कि भाई आप आइए और पब्लिक में आइए। और आज मैं ये देख रहा हूँ कि लगभग सारी लड़ाई जो चल रही है वो लड़ाई कहीं मैं शंकर सिंह रावत जो अधिकृत भारतीय जनता पार्टी के वो हैं, वो टिकट उन्हें कैसे मिली वो सब जानते हैं कि किस आधार पर उनको टिकट मिली, लेकिन उनकी छवि आदमी में कैसी है, जनता में कैसी है, आक्रोश उनके प्रति क्या है, वो रिजल्ट भी बता देगा। महेंद्र सिंह जी रावत जो दूसरे, एक इंद्र सिंह बाघावास, एक महेंद्र सिंह रावत। महेंद्र सिंह रावत की यह है कि वो पिछले 5 सालों से जमीन से जुड़कर सेवाएं कर रहे थे। रावत समाज में उनका बहुत अच्छा सम्मान है, और ख़ास तौर से शंकर सिंह रावत के साथ थे। कभी वो 3 चुनावों में, 4 चुनावों में उनके पुरोधा मतलब उनके वो माने जाते थे कि ये ही है जो जिता रहा है चुनाव। अब उनके साथ आप अच्छा व्यवहार नहीं कर पाए और आप वो अलग हो गए। युवा ताकत है, युवा शक्ति है, आज उसके पास रावतों की युवा सेना है, युवा सेना के वो सेनापति हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर मुझे लगता नहीं है कि अभी तो कांग्रेस से तो मुकाबला शुरू ही नहीं हुआ, टिकट ही नहीं मिली है कांग्रेस की। तो अभी तो मुकाबला शंकर सिंह रावत का 2 भारतीय जनता पार्टी के 2 लोगों से। और मज़ेदार बात यह है कि दोनों ने अभी इस्तीफे नहीं दिए, दोनों निर्दलीय हैं, इस्तीफे नहीं दिए, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। अगर बाय द वे ये दौर चल जाएगा टिकट बदलने का कि भाई साहब टिकट बदलेंगे, चित्तौड़ से टिकट बदल सकती है, सांचौड़ से बदल सकती है, आसिन से बदल सकती है, ब्यावर से भी बदल दें, मसूदा से भी बदल दें, कहीं और से भी बदल दें, अगर ये सिस्टम चल जाए तो हो सकता है टिकट, तो इसलिए वो इस्तीफा भी नहीं दे रहे।
फिर मजेदार बात ये होती है कि वो उधर ब्यावर से अगर अपन आते हैं, ब्यावर पर आप कुछ कहना चाहें तो कहें। नहीं, ब्यावर पर मुझे ये कहना है कि शंकर सिंह रावत जी का ये शायद अब पांचवी बार टिकट है। बिल्कुल। और पांचवी बार का मतलब है पिछले 20 साल से शंकर सिंह जी रावत ब्यावर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी। ब्यावर का प्रतिनिधित्व इससे पूर्व में लंबे काल तक रासा सिंह रावत जी द्वारा भी किया गया, एक एमपी के रूप में 5 बार एमपी भी रहे थे वो हमारे। तो एक दीर्घ काल के बाद स्वाभाविक रूप से एक थकान उत्पन्न होती है, ऊब उत्पन्न होती है। थकान उत्पन्न होती है उस प्रत्याशी में और ऊब उत्पन्न होती है उसको वोट देने वाली जनता में जी। या तो हमारे क्रियाकलाप इतने हों कि हम उस ऊब के ऊपर जा सकें जी, या हमारी ऊर्जा का स्तर ऐसा हो कि जनता में ऊब उत्पन्न ही ना होने पाए। अगर ऐसा है तो स्वागत है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वही बात है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब एक बात और इंपॉर्टेंट है इसमें, जब हम चर्चा अजमेर की सीटों पर कर रहे हैं तो कई जगहों पर कांग्रेस ने अपने टिकट घोषित नहीं किए। अजमेर उत्तर में नहीं किया, अजमेर दक्षिण में नहीं किया, किशनगढ़ में नहीं किया, ब्यावर में नहीं किया। इन जगहों पर जिन पे हमने ज्यादातर चर्चा की, इनमें से कहीं कांग्रेस ने टिकट ही नहीं दिया, लेकिन चुनावी माहौल बन गया। तो क्या बीजेपी आपस में लड़ रहे हैं? तो क्या ये आपस में एक दूसरे को हरा करके जीत जाना चाहते हैं? तो जब दूसरी पार्टी का प्रत्याशी आएगा, या हम जीत को आसान बना करके उनकी थाली में परोस देना चाहते हैं? ये किस तरह की व्यवस्था बन रही है? और इस तरह की व्यवस्था और वो भी तब जब पिछले 5 वर्षों तक बीजेपी सत्ता में नहीं है। तो सत्ता में मलाई खाने की आदत के कारण आपस में विवाद हो जाना स्वाभाविक सी बातें हैं, लेकिन जब आप सत्ता के विरोध में थे तब भी आप एकजुट नहीं, अपनी एकजुटता प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। और मैं इसे विफलता कहूंगा, क्योंकि देवनानी जी का टिकट संघ कोटे से आया है। देवनानी जी एक धीर गंभीर व्यक्तित्व के स्वामी भी हैं और उनके व्यवहार में चरित्रगत आधार पर, ईमानदारी के आधार पर कोई उंगली अब तक उठी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी अगर हम ऊपर उंगली नहीं उठी तोमर साहब, लेकिन मैं यहाँ आपका इत्तेफाक नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं मेरे आसपास ऐसी फौज रखता हूँ, वो जो दलाल नुमा फौज है, जो भूमाफियाओं की फौज है, जो उनको पोषित कर रही है, उनके फाइलें चल रही हैं उनके खिलाफ, उनके पास 13 14 फाइलें हैं, भ्रष्टाचार के आरोप है, उनको आप पाल पोष रहे हैं। तो आप ईमानदारी पर आपका कैसे शक नहीं? आपके चरित्र पर भी शक है, आपकी ईमानदारी पर भी शक है। आप जनता सब देख रही है, जनता तक वो सवाल जाता है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, अजमेर का जिक्र चला है, तो ज्ञान सारस्वत जो है वो शहर के उन चरित्रवान और ईमानदार व्यक्तियों में से माने जाते हैं, जो नगर परिषद से आने वाले 3 अखबार जो उनको फ्री में मिलते हैं हर पार्षद को, वो भी नहीं लेते। ना उन्होंने कभी लैपटॉप लिया, ना उन्होंने कभी किया, ना वो कहाँ आसपास मोहल्ले में कौन से मकान बन रहे हैं, उन सब से कह रखा भैया कि नॉर्म्स के हिसाब से बना लेना, तोड़ने की नौबत ना आए, आप अपने हिसाब से करो, मुझे कोई लेना देना नहीं। तो उनका ही अब उनका एक सबसे बढ़िया चरित्र ये है कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और फिर चुनाव मैदान में आए। और उनकी एक और अच्छी बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि मैं मोदी जी को अपना आदर्श मानता हूं और मैं मोदी जी के पोस्टर लगाकर ये चुनाव लड़ूंगा। मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध नहीं हूं, मैं उस व्यक्ति के विरुद्ध हूं जिसको 25 साल तक हमारी सीने पर और योग्य नहीं है, अयोग्य हूं, उसकी अयोग्यताओं के विरुद्ध वो खड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो अच्छा ऐसे ही वो आप देखिए चित्तौड़ के अंदर आप क्या है, चित्तौड़ में वो तो झंडे ही यूज कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के झंडे यूज कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर यूज कर रहे हैं, बाकायदा मोदी वो सब लिखे हुए सारे लोग वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आराम से टिकट नहीं मिला उन्हें निकाल रहे हैं, पार्टी निकाल ले अगर ऐसा कर रहे हैं। राजवी साहब जा नहीं पा रहे हैं वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इस बार चुनावों के अंदर ये मैं मानता हूँ कि चुनाव इस बार बहुत गंभीर होने वाले हैं तोमर साहब, और बड़े इसमें मुझे लग रहा है कि बहुत चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। और अधिकृत जो हैं उन लोगों की, कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, अधिकृत होंगे तो उनकी हार हो सकती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार के चुनाव जो हैं, पहली बार ऐसे चुनाव होने वाले हैं कि वो ये एहसास करा रहे हैं कि इस बार जनता चुनाव में शामिल भी है जी। सिर्फ वोट नहीं देगी, मत, समर्थन और के साथ साथ अपनी राय भी प्रस्तुत करेगी। बहुत सही कह रहे हैं। और राय प्रस्तुत करने के साथ साथ वो ये भी सुनिश्चित करेगी कि उनके हितों का पोषक चुनाव में विजयी हो। बिल्कुल,
यही आज के चुनाव में चर्चा थी। चुनाव चर्चा आपने सुनी होगी। हम लोग जिस तरीके से बात कर, हम निष्पक्ष हैं, ना हम कांग्रेस की पार्टी के कोई प्रतिनिधि हैं, ना हम भारतीय जनता पार्टी के, ना आप पार्टी के, ना किसी और पार्टी के। हम दृष्टा हैं जो देख रहे हैं और आपको बता रहे हैं। आपने ये कार्यक्रम पसंद किया होगा। अगर कार्यक्रम पसंद आया हो तो कार्यक्रम देखें, सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, शेयर करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।